हेलो गाइज, आज मैं कक्षा 8 का इतिहास को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है, यानी जितने भी चैप्टर होंगे कक्षा 8 का इतिहास का जितने भी चैप्टर होंगे उसे हम चैप्टर वाइज यानी कि नंबरी से पढ़ेंगे। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए नंबरी से पढ़ेंगे। तो पहला लेसन का नाम है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। क्या? यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, यानी कि जो यूरोप के रहने वाले थे, जिनके पास पावर शक्ति था, वह भारत में अपना कैसे प्रवेश किए या आगे, यानी भारत में वो कैसे आए। जो यूरोप के वासी थे वह किस शताब्दी में आए? 16वीं शताब्दी में आए। उनका क्या मार्ग था? वो किस उद्देश्य से आए थे भारत में रहने के लिए? वो आते आते कौन कौन सी लड़ाई लड़ी? ये सभी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है पहले व्यापारी मार्ग, यानी कि उनका जो व्यापार करने का मार्ग था वह मुख्य क्या था। वो जो यूरोप आए थे भारत में आने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि व्यापारी वो कैसे करें। तो इन्होंने यूरोप के जो थे वह प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा। क्या? भारत का विदेशों से संपर्क रहा। वह 16वीं शताब्दी में यूरोप ने 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। यानी कि जो यूरोप थे वह 16वीं शताब्दी से भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप शक्तियों ने भारत आना अपना आरंभ किया, यानी शुरू किया। जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। यानी जो पुर्तगाल थे और डच थे और फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश, ये मुख्य थे। इनका उद्देश्य था कि हम भारत में चलकर यूरोप के साथ या अपना व्यापार अच्छे से करेंगे और हमको जो बेनिफिट मिलेगा उसका हम लाभ उठाएंगे। तो फिर और भारत और यूरोप के मध्य, जब फ्रांसीसी और सभी लोग आ गए, तब भारत और यूरोप के मध्य व्यापार, यानी जो भारत और यूरोप के मध्य व्यापार का साझा हुआ कि किन किन माध्यमों से इनका व्यापार किया जाए, कैसे किया जाए कि इनका आसानी हो। तो वह था कि जल और थल के द्वारा इन दो मार्गों से उन्होंने अपना चयन किया कि इन मार्गों की संख्या, जो जल और थल थी, इन मार्गों की संख्या 3 थी। कितनी थी? 3 थी। प्रथम मार्ग था कि फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, यानी कि फारस की खाड़ी से होते हुए वह समुद्री मार्ग तक जाते थे। दूसरा, और इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। जो प्रथम मार्ग था कि फारस की खाड़ी से होते हुए समुद्री मार्ग तक जाते थे, वह इराक, तुर्की और वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। यानी प्रथम मार्ग से जिनेवा, वेनिस, तुर्की, इराक से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था कि लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्री द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। ये दूसरा मार्ग था। तीसरा मार्ग था कि मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तीसरा क्या था? कि मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए मार्ग था। यानी कि जो यूरोप आए वह जल और थल के द्वारा मार्ग चलाते थे। उनकी संख्या 3 थी। प्रथम था फारस की खाड़ी से होते हुए, दूसरा था कि लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक, तीसरा था मध्य एशिया से मिस्र तक। ये 3 उद्देश्य था यूरोपियनों का। ठीक, जब इन्होंने जितने व्यापार करने की साझा किया, जब 3 मार्गों की खोज हुई थी, तब फिर इन्होंने सब बातें किए। वह बातें यह थी कि इस प्रकार से यूरोप से सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए, यानी भारत की वस्तु को लाने के लिए, समझने के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। कौन?
जिनेवा और प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। भारत की प्रमुख वस्तुओं को इटली ने अपना अधिकार बनाने के लिए उस पे यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी यानी रुकावट डाल दी। क्यों कि जब व्यापार यानी भारत में व्यापार है तो भारत में व्यापार करने के लिए हम अपना हक जमा लेंगे, तो जो इनका वस्तुओं का जो यहाँ पे कम दाम पे है वो यहाँ से उठाकर हम अपने राज्यों में अपने देशों में बेचेंगे तो हमको अधिक बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हो गया 15वीं शताब्दी में, किस सन 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। क्या तुर्कों ने अपना अधिकार लिया। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्ति आए थे और 15वीं शताब्दी में यानी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। जब उन्होंने अपना अधिकार कर लिया तब तुर्कों ने और यूरोप भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यम को बंद कर दिया। जब उन्होंने तुर्कों पर अपना अधिकार कर लिया तो उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य जो संचार थे, जो आने जाने का रास्ता था, उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया कि जब रास्ता बंद हो जाएगा जो इटली है वह इस पे वस्तुओं का व्यापार यानी आने जाने का रास्ता नहीं कर पाएगा। ये सब सोचकर वो बंद कर दिए। तो फिर जब बंद कर दिए तो कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। जो कुस्तुनतुनिया था वह नगर का यानी व्यापार करने का वह मुख्य रास्ता था या मुख्य बिंदु था। अतः व्यापार के लिए व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण और यूरोप भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। जब कुस्तुनतुनिया नगर पर पार करना पड़ता था तो उन तुर्कों को मार्ग पर कब्जा होने के कारण तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण भारत और यूरोप के मध्य बहुत बड़ा झटका लगा। व्यापार का नुकसान हुआ। जब समुद्री मार्ग की खोज हुई तब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। क्यों क्या जब तुर्क ने कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की कि इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। इसीलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी यानी इच्छा राजाओं और रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। जब उनकी संभावनाओं के आधार पर उन राजा रानियों यानी कि रहने वाले वहाँ के निवासी राजा और रानियों को उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छा को राजाओं और रानियों को धन और ध्वज का सपने दिखाए कि धन और ध्वज का सपन दिखाएंगे तो कुछ लालच पाकर ये मार्गों की खोज बता देंगे या हमारे साथ मार्गों की खोज करा देंगे। जब धन राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना कीमती धातु, सोना, चांदी आदि मसालों के फायदेमंद व्यापार से एकत्रित करने की संभावना थी। उन्होंने इकट्ठा धन करना, खजाना, धातु, सोना आदि मसाले फायदेमंद व्यापार एकत्रित करने की संभावना थी कि हम इतने एकत्रित कर पाएंगे। फिर धर्म था। ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना, ध्वज यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ये समझा रहे थे उन राजाओं और
रानियों को। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। यानी कि जो यूरोप के राजाओं थे उन नाविकों की समुद्री यात्रा, यानी कि जो राजाओं थे उन नाविकों की जितनी समुद्री यात्रा खर्च थी, पैसे कौड़ी खाना पीना, वह सभी वो वाहन का खर्च उठाए। इन नाविकों ने कुतुब नुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। इनके नाविकों के कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा, किसके? कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले कौन? भारत की खोज में निकले स्पेन के निवासी कौन? कोलंबस। स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत की खोज के लिए निकले, लेकिन वह स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। क्यों? कि जब वहाँ से जब बड़े बड़े पहाड़ होते थे, उससे पहले की बात है, तो वहाँ पर खोदते थे वो, कि यहाँ देखते हैं खोदते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कौन सा राज्य मिलता है कौन सा देश मिलता है। तो वह खोज निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन वह खोदे तो वह अमेरिका निकल गया। तो उन्होंने अमेरिका की खोज की। फिर पुर्तगाल निवासी कौन? पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह 1498 ईस्वी पर पहुंच गया। किसकी दौरान? अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए पश्चिम समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह 1498 पर पहुंच गया। फिर पुर्तगालियों बंदरगाह को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। क्या? नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। जब जलमार्ग मिल गया तब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए। पहले था तो कुछ दिन दुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, तो उनके संचार भारत और यूरोप के मध्य संचार रुक गए थे। लेकिन फिर उन्होंने जब खोज की तब फिर समुद्री मार्ग की यानी जलमार्ग का नया जलमार्ग मिल गया। तो फिर भारत और यूरोप के मध्य व्यापार शुरू हो गए। जब शुरू हो गए तो फिर यूरोपीय व्यापार करना अपना आरंभ किए। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार तुरंत कर लिया। जब कर लिया तो सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती वस्त्र कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। यानी कि जो दूसरे देश के पुर्तगाल की इजाज़त के बिना कोई वहाँ पे व्यापार के लिए अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुँचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। जब वास्को डी गामा ने भारत पहुँचे उसके बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी आने लगे। क्या? व्यापार करने के लिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना करके यही है। तो फिर भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होंड यानी कि झुंड लगी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होंड। फिर व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने
16वीं शताब्दी के शुरुआत में 1600 से 1670 के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। जब स्थापित की कंपनियां तो व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी यानी शेयर होती थी, यानी बंटवारा। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपने अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। यानी कंपनी चलाने के लिए सभी राजाओं ने अपनी अपनी कुछ पूंजी लगाते थे, और पूंजी लगाने के बाद जो बेनिफिट मिलता था, जो मुनाफा होता था, उसमें सभी लोग अपने अपने हिस्से में बांट लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनी इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली व्यापार करने आए थे। उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी फैक्ट्री कहा जाता था। तो जो इनको क्रम था कि यूरोपीय कंपनी आए थे, वह किस क्रम में आए थे? पहले कौन आया था? पहले फ्रांसीसी आया था, या डच, या अंग्रेज, या पुर्तगाली? तो यहाँ पे दिया है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में मेन बिंदु यहाँ पे दिया है कि पुर्तगाली 1498 में आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। फिर उसका कौन आया था? अंग्रेज 1600 में। फिर डच आया था 1602 में। फिर फ्रांसीसी आए थे 1664 में। यानी जो यूरोप के कंपनी थे वो किस क्रम में आए? पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक ना? जब फ्रांसीसी आए तो हेलो गाइज, ये वीडियो शेष यहीं तक, और शेष इनका पार्ट वीडियो नंबर 2 में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आज तक हमारी वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।